नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल 7 और 8 अगस्त को होने वाली हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते इसको रद्द करना पड़ा है। अब परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी कि 6 अगस्त की शाम को यह पेपर लीक हो गया। पुलिस ने पेपर लीक के मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता यह चला है कि 1 करोड़ रुपए में यह पूरी डील तय हुई। अभ्यर्थियों से आगे पेपर पहुंचाने के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपए तक लिए गए और पेपर लीक होने के बाद विपक्ष अब इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। तो अभ्यर्थियों ने भी प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन करके प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नौकरियों में पारदर्शिता लाने की मांग हुई है तो फिर परीक्षा का दोबारा से शेड्यूल भी जारी करने की मांग इसके साथ की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सोनीपत, फतेहाबाद, करनाल, महम की ये तस्वीरें आप देखें जहां पर सरकारी नौकरी में भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ जांच की मांग की गई है, दोबारा से शेड्यूल जारी करने की मांग की गई है। तो सोनीपत, फतेहाबाद, करनाल, महम, इन सभी जगहों पर आप देखें कि अभ्यर्थियों की तरफ से भी इसको लेकर के विरोध किया गया और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद सवाल यह है कि आखिर रोजगार की राह में कौन रोड़ा बन रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। हालांकि 13 लोगों की गिरफ्तारी पेपर लीक के मामले में हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि परीक्षा क्योंकि पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में अगर ये पेपर लीक हो रहे हो और इसके पीछे बाकायदा संगठित तरीके से काम किया जा रहा हो तो फिर सवाल इस बात का है कि आखिर पारदर्शी तरीके से कैसे ये भर्तियां हो पाएंगी, ये परीक्षा कैसे पारदर्शी हो पाएंगी, ये सवाल हैं। और सवाल उन रोजगार पाने वाले युवाओं के सामने भी हैं कि आखिर वो कब तक नौकरियों का इंतजार इसी तरह से करते रहेंगे और उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। तो पेपर लीक के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि गिरफ्तारी तो 13 लोगों की हुई है, लेकिन आखिर इस घटना को अंजाम दिया कैसे गया, मास्टरमाइंड कौन है, ये भी सवाल इसके साथ बहुत हैं। बेटा प्रोटेस्ट कर रहे हो, किस बात को लेकर क्या प्रोटेस्ट है? हमारा ये प्रोटेस्ट है कि पेपर इतना पैसा खर्च करके पेपर देने जाते हैं, छात्र नहीं होता, पेपर कैंसिल हो जाता है। हमने तो पैसा खर्च करे, हमारे माँ बाप इतने गरीब है, फिर भी हमें पैसा लगा के कोचिंग में देखना पड़ रहा है, फिर भी छात्र नहीं। हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था 7 अगस्त को, अभी 3 साल के बाद पेपर हुआ, कोई डेट नहीं पता है। युवाओं के भविष्य के साथ डायरेक्टली खिलवाड़ हो रहा है। सर ये प्रोटेस्ट है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया, बच्चों का पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके 1 रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है, इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद। सर लीक हो रहे हैं, बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, शेड्यूल कोई है नहीं। HSSC को कितनी बार रिक्वेस्ट भेज दी कि शेड्यूल डिसाइड करें इस चीज़ का, 6 महीने में, साल में कब एग्ज़ाम होंगे। बच्चे 2-2 साल लगे रहते हैं, उसके बाद भी पेपर होते हैं, फिर लीक हो जाते हैं। जनवरी 2021 के अंदर ग्राम सचिव का पेपर हुआ 8-9 जनवरी के, वो भी लीक के कारण सरकार उसको 2 दिन के बाद कैंसिल कर देती है। और एक मामला अब आपको देखने को मिल रहा है अगस्त के अंदर, 7-8 अगस्त, उसके दौरान हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक के कारण 200-200 रुपये के अंदर की बिक्री है। मैं आप मुझे 200 रुपये दो, मैं आपके पास व्हाट्सअप करूंगा कि सरकार ये कह रही है कि भाई न तो पर्ची से निकल होएगी और न खर्ची से, न किसी का पैसा लगेगा, सब मेहनत करोड़ भर्ती होएंगे। तो मेहनत सर कहाँ से करेंगे जब तक पेपर लीक होएंगे? पेपर लीक होएंगे तो सर फिर मेहनत कौन करेगा उसके लिए? तो ठीक है सर, हम सभी यहाँ 15-15 लाख रुपए इकट्ठे करके सरकार को दे देंगे, वो हमें नौकरी दे दे सभी को, सभी इस चीज़ के लिए एग्री भी हो जाएंगे। हमने यही है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके बारे में हमें आश्वासन दिया जाए कि आगे से एग्ज़ाम लीक नहीं होंगे और जो हमारा पैटर्न है वो फिक्स किया जाए, पेपर लीक बंद किया जाए और जो ये सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची का दावा पेश कर रही है ये हम सिरे से खारिज करते हैं। क्योंकि 2 साल में 2 एग्ज़ाम हुए थे, ग्राम सचिव और ये हरियाणा पुलिस का। ग्राम सचिव के बाद इन्होंने सबक लेना चाहिए था कि ये एग्ज़ाम लीक क्यों हुआ, इसके बारे में CBI जांच होनी चाहिए थी, लेकिन उसका सरकार के सामने कोई फैक्ट नहीं पड़ा। तो हम इसके बाद क्या है, ये हरियाणा कांस्टेबल का हुआ, ये भी एग्ज़ाम उससे बड़े लेवल पे ये लीक हुआ है। तो सरकार के सामने हमारी यही मांग है कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और हमारा जो पैटर्न है वो
तो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को आपने सुना और यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कब तक ये जो लीक हैं पेपर होते रहेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ आखिर ये खिलवाड़ कब तक होगा। आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है पहला कि पेपर लीक के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पेपर एक के बाद एक आपने देखा है कि लीक हुए हैं। सवाल इस बात का भी है कि रोजगार की राह में आखिर रोड़ा कौन डाल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कि इसके पीछे पूरा संगठित तरीके से काम हो रहा है और उसकी आइडेंटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं हो सकी है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, क्योंकि युवाओं की बातें क्योंकि अभी आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा कि इंश्योरिटी आगे आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के भी कैसे मिलेगी। ये सवाल उन बच्चों की तरफ से भी था जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की, क्योंकि अभी आपने स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को भी सुना होगा। वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के आप लोग कह रहे थे कि आप लोग परीक्षाओं को करवाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन एक के बाद एक अगर कई पेपर लीक हो रहे हो तो सवाल इस बात का है कि बच्चों का भविष्य इंश्योर होगा कैसे। मैं चाह रहा हूं कि पहला रिएक्शन आप इसी पर दें कि आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी बच्चे चाह रहे हैं कि वो इंश्योर कैसे हो पाएं कि आगे भी इस तरीके की स्थितियां नहीं बनेंगी। आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा, वीरेंद्र जी। देखिए, जब तक हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब तक हरियाणा में सरकारी नौकरियां कैसे मिलती हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में सारी दुनिया जानती थी। जग विख्यात था, बच्चा बच्चा उस बात को समझता और जानता था कि नौकरियां मिलती थी जिला देखकर, जाति देखकर, या किस व्यक्ति के पास नोटों का कितना बड़ा झोला है उसके आधार पर नौकरियां मिलती थी। नियुक्तियों की प्रक्रियाएं ऐसी होती थी कि परिणाम जो आयोग या बोर्ड होते थे वो परिणाम कच्ची पेंसिल से तैयार करते थे। फिर जो राजनीतिक आका होते थे उनके घर में बैठ करके लिस्टें बनती थी और वो लिस्ट फिर इनको दे दी जाती थी। फिर ये उसको फाइनल परिणाम तैयार करके और ऐसी ऐसी सूचियां जारी करते थे जिनमें आपको हमको ध्यान है कि मुख्यमंत्री के ओएसडीज के, मंत्रियों के रिश्तेदार, निकटवर्ती या फिर वो लोग जिनसे उन्होंने धन दौलत बटोर रखी होती थी उनके नाम सूचियों में आ जाते थे। हमने ये जो खर्ची और पर्ची का सिस्टम बंद किया, बहुत जिद के साथ, शिद्दत के साथ, परिश्रम करके, अड़ करके मुख्यमंत्री जी की पहल पर यह काम हुआ। आप क्या सोचते हैं कि हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने नहीं चाहा होगा कि उनके कहने से नियुक्तियां हो जाए, भर्तियां हो जाए? सबने जोर लगाया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हरियाणा के माथे पर ये जो खर्ची पर्ची का, सिफारिश का, जाति का, जिले का, झोले का कलंक है, इसको मिटाकर रहेंगे। यकीन मानिए, हरियाणा के अधिकांश लोग इस बात पर पक्के से यकीन करते हैं कि हमने ये करके दिखाया। वास्तव में नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी और ईमानदारी से परिपूर्ण हो गई और उसके नतीजे लोगों ने देखे कि कोई साधारण सी दुकान चलाने वाले का बेटा एचपीएस हो गया, कोई रिक्शा चालक का बेटा सरकारी कर्मचारी बन गया, कोई एसडीओ बन गया, कोई जेई हो गया, कोई एचपीएस हो गया। ऐसा पहले हरियाणा में नहीं होता था। ये तो बात दावे के साथ मैं कहता हूं, सारे विपक्षियों को खुले में चुनौती देता हूं कि इस बात को वो गलत साबित कर दें। रही बात पर्चे लीक होने की, साहब, पिछली और आज की सरकार के काम करने के तरीके में एक ब्रॉड अंतर है, स्पष्ट अंतर है। वो ये अंतर है कि पिछली सरकार परीक्षाओं में स्वयं धांधली करती थी, स्वयं घोटाले करती थी, क्योंकि खुद घोटालों में शुमार होती थी, खुद गिरोह होती थी या गिरोह की संरक्षक होती थी, इसलिए कोई पकड़ा ही नहीं जाता था गड़बड़ी करते हुए। हमारे यहाँ हमने सारे चोर दरवाजे बंद कर दिए। जब चोर दरवाजे बंद हो गए तो गिरोह तो नहीं मरते आसानी से। चोरी करने वाले, अपराध करने वाले, दुष्ट लोग, शैतान लोग, राक्षस लोग हर युग में, भगवान श्री राम के काल से लेकर के और महिमा सिंह जी के काल तक शैतान लोग हमेशा समाज में रहे हैं। हाँ, इतना अंतर आना जरूरी था जो हमने लाकर दिखा दिया
कि इनके शासन में चाहा और चोर मिले होते थे, शासक और दुष्ट और शैतान उनका गठजोड़ होता था। हमने वो दरवाजे बंद कर दिए। गिरोह अब भी सक्रिय हैं, हमने किसी गिरोह को उसका काम करने नहीं दिया। मान लो किसी ने पर्चा लीक कर दिया तो हमने मिट्टी नहीं डाली कि चलन जो कोई बात नहीं कि फर्क पड़े, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार नहीं लगते पेपर लीक करने वाले। जब कहीं कोई पर्चा लीक हुआ या कोई गड़बड़ी की सूचना आई, हम ईमानदार थे, हमने धड़ल्ले से कहा हम इस प्रक्रिया को परीक्षा को निरस्त करते हैं, हम नए सिरे से लेंगे। हमारा संकल्प ये है, चाहे परीक्षा 2 के बजाय 4 बार लेनी पड़े, लेकिन परीक्षा होगी ईमानदारी से। चोरों के साथ भी अगर हमको इस तरह का कंपटीशन करना पड़ा पेपर लीक करने वालों को, तो उनको हराएंगे, उनको जेल पहुंचा दिया, कुछ को बाकी जो और मैदान में रह रहे होंगे उनको भी पहुंचाएंगे। अंतर समझिए, ये सरकार चोरों को संरक्षण नहीं देती, चोरी में खुद शामिल नहीं होती। पिछलों के हाथ अगर पानी में डाल दोगे तो लाल हो जाएंगे, आज भी 7 साल बाद भी लाल रंग में रंग जाएंगे। इनके हाथ इतने गहरे भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए महिमा जी जवाब दें। आयुष जी, दिलचस्प है किस प्रकार भाजपा के प्रतिनिधि ने ये बता दिया कि हमने सारे चोर दरवाजे बंद कर दिए। ये बताना भूल गए कि वो चाबी अपनी ही जेब में डाल के रख ली और कांस्टेबल छांटने के लिए, उनका चयन करने के लिए पेपर के अंदर जो हमने सवाल डाले वो कुछ इस प्रकार से, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है डैश, पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है डैश, होता है या नहीं। इस प्रकार के सवाल इन लोगों ने डाले और ऐसे और बहुत सारे सवाल जिनका यहाँ पर विवरण देना या वर्णन करना मुझे लगता है कि वो इस समय की तौहीन करना होगा, इस समय जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है आयुष जी कि जो बात ये कर रहे हैं 2000, जो मैंने सवाल अभी बताए, ये 2005 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो कृषि की हुई थी उत्तर प्रदेश में, और जो 2021 में कांस्टेबल चयन परीक्षा हुई है उसके अंदर ये हूबहू चौंका देने वाली समानता है। सवालों के अंदर कहीं एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि ये अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, संसद के अंदर इतना समय खराब हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और हम ये कह रहे थे कि अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होने दे रहे, तो वो टैक्स पेयर के बिहाफ पर भी हम सवाल वहां उठा रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात आती है कि प्रतिभागी 100 करोड़ के आसपास खर्च करते हैं, अनुमान लगाया जाए तो, साल भर तैयारी करने का। खट्टर सरकार 25 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती है गोपनीयता के ऊपर। बावजूद उसके ये 125 करोड़ जो जनता का पैसा पानी में बहा दिया, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि खून में हाथ लग जाएंगे पिछले वालों के, जिनके समय में कभी इस प्रकार के हास्यास्पद पेपर या सवाल नहीं पूछे गए। अब फिर बात करते हैं कि ये जो पिछले जो सीरीज चली आ रही है, ये एक क्रम चला आ रहा है पेपर लीक होने का। भाई आप ये देखिए कि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, शक के दायरे में कौन है आयुष जी? कर्मचारी चयन आयोग है, बार बार आता रहा है, हैदराबाद की कंपनी है, सरकार में बैठे सफेद पोश हैं। निष्पक्ष जांच कैसे होगी? हम तो एक ही मांग कर रहे हैं बार बार कि हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की सीबीआई की निगरानी में जांच हो जाए। आप ये देखिए कि इस परीक्षा के अंदर एक भी सवाल कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पुलिस एक्ट, भारत का संविधान, जनता के मौलिक अधिकारों से संबंधित या प्रशासन का तरीका या किसी भी लिहाज से पुलिस के गतिविधियों से संबंधित एक भी सवाल इस परीक्षा के अंदर नहीं था। यहाँ से जनसाधारण ये बात जान ले और समझ ले। फिर सीरीज के अंदर जाएं, क्रम के अंदर जाएं, तो एचटीएस की जो प्रिलिमिनरी परीक्षा के 1/4 सवाल जो गलत मिले थे और उसके बाद मेंस के अंकों के अंदर अंतर पाया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट जाकर किसी प्रकार से तिकड़म लगा करके उन भर्तियों को पक्का करवा लिया इस सरकार ने। नायब तहसीलदार परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसमें गिरफ्तारियां चली, मुकदमे हुए, उसके बावजूद उसके आगे कोई गतिविधियां उस पर नहीं हुई। 2 बार क्लर्क की भर्तियों के अंदर इसी प्रकार से गतिविधियां हुई और फिर ये पाया गया कि जिस एकेडमी के मालिक को पकड़ा गया था, जिन स्कूलों के कर्मचारियों को पकड़ा गया था उसमें भाग लेने के लिए, उस एकेडमी के एक संबंधी जो थे वो एचटीएस ऑफिसर खुद बनकर बैठे हुए थे, उनके ऊपर कोई उसमें कार्रवाई हमने नहीं देखी कि की गई हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारा घटनाक्रम है, ये एक ही तरफ इंगित करता है कि जो बैठे हैं अपने आप को सफेद पोश बन करके, जो बैठे हैं हमारे रक्षक बन करके,
कहीं ना कहीं उन्हीं की जो ये बेईमानी और जालसाजी का नतीजा एक तरह से दिखाई देता है। वरना क्यों नहीं सरकार कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर कोई कदम उठाती, उनके ऊपर कोई एक्शन ले लेती? क्यों नहीं जब बार बार ऑनलाइन पेपर के अंदर ऐसा देखा गया कि कोई सिलेबस नहीं दिया गया था, फिर भी कुछ जो प्रतिभागी थे उनके 90 में से 90 अंक आ गए। ये क्या पर्चे और खर्चे का तरीका बदल दिया है इन्होंने, जो ये बार बार कह रही हैं, जो कि पहले भी कभी यहाँ साबित नहीं हुआ, जो कि पहले भी जितनी भर्तियां ये आज कह रहे हैं कि आज इस प्रदेश के अंदर रिक्शा चालक का बेटा भी बैठा हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर की पहले की गतिविधियों को और गौर से इस सरकार को देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए विजेंद्र रेणु जी, विजेंद्र रेणु जी नहीं है। हमने अपने 10 साल के प्रशासन के अंदर बार बार ऐसा किया करके दिखाया है, और कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, लेकिन ये क्या कि घटनाक्रम ऐसा सीरीज बन गया है, ये लगातार, और कोई एक्शन ठीक है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी जरूरी है। और आपके जो सवाल उसका जवाब वीरेंद्र जी देंगे। विजेंद्र रेणु जी, एक रिएक्शन आपका। आयुष जी नमस्कार। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक बच्चा जो परीक्षा देने के लिए जाता है वो करीब 5-6 महीने से तो जरूर तैयारी शुरू करता है, और किसी को तो 2-2, 3-3 साल भी हो जाते हैं तैयारी करने में लगाते हैं। इसमें इतनी मेहनत और लेबर करके, और फिर जो परीक्षा देने के लिए जाता है, तैयारी के लिए कितना खर्च करता है, और देने के लिए जाता है लड़कियों को तो साथ में अपने एक अभिभावक को भी लेकर के जाना पड़ता है, 500-700 रुपए का खर्च करते हैं। और वो सब खर्चा करने के बाद वहाँ सेंटर पर जाते हैं, और वहाँ जाकर के जब सूचना मिलती है कि आज का पेपर रद्द, मैं समझता हूँ उस स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं। उसका दुख वही समझ सकता है। ये जो खामखाई की चौपड़ी बातें कर रहे हैं, वो जरा उनके अंदर, उनकी आत्मा में झांक करके देखे कि उस विद्यार्थी को, उस माता पिता को, उस भाई बहन को कितना दुख हुआ होगा, जो पूरी 2 साल की तैयारी करके और खर्चा लगा करके सेंटर पर जाता है पेपर देने के लिए, और वहां सूचना मिलती है कि पेपर रद्द होगा। ये बहुत ही आत्मा को दुख पहुंचने वाला है। अब इस पेपर का पहले दिन शाम को 6 बजे गवर्नमेंट को पता लग चुका था कि पेपर आउट हो चुका है, प्रशासन में बात आ चुकी थी। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई तुम्हारी जो करनी थी वो तो तुम भरोगे, लेकिन कम से कम रात को 6 बजे ही चैनल पर चला देते कि कल का पेपर रद्द होगा, कम से कम 1000, 2-2 रुपए उन बच्चों के बच जाते। इसके पीछे सरकार की एक घटिया आयुषी सोच रही है। सरकार ने ये मंशा बनाई है कि इसको ज्यों का तो दबा लो और दबा करके पेपर करवा लो, फिर बाद की बात बाद में देखी जाएगी, इंक्वायरी बिठवाएंगे और चली जाएगी। तो भाई साहब, ये बिल्कुल सरकार की इसमें मिली भगत है, और सरकार ने इसको जो है जानबूझ करके इस पेपर को करवा करके अपने लोगों को चोर दरवाजे से अंदर भेजने का काम इसने सोच रखा था, जो कि मीडिया वाले लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस खबर को इतना फैला दिया कि ये खबर दबाने लायक नहीं रही। और आयुष समस्त मीडिया विभाग को मैं बहुत इसका धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दिए, और महिमा जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि चाबी अपने पास रख ली इन्होंने उसकी। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इन्होंने सारे दरवाजे बंद करके चाबियों को तो शायद हो सकता है फेंक दिया होगा, लेकिन एक ही दरवाजा रख लिया कि सारे चोर मेन दरवाजे से आए और मेन से ही जाए, ताकि दुनिया को शक भी ना हो और अपना काम भी चलता रहे। एक मुख्य बड़ा गेट बना दिया, सारे के सारे उसी में से आते हैं, वहीं अपना लेवा दे कर चले जाओ हैं। जब एक पेपर 1-1 करोड़ रुपए में सेल होता है, आगे 15-15 लाख रुपए में सेल होता है, तो ये कहते हैं कि हमने पर्ची और खर्ची। देखिए, ये कोई प्रोफेसर साहब एक सच्चाई है, ये सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। आप पर्ची खर्ची की बात छोड़िए, कोई पर्ची खर्ची वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप तो दूसरी सरकार से एक कदम आगे बढ़ गए। आयुष जी, ये एक कदम और आगे बढ़े। कैसे बढ़े मैं बताता हूँ ना प्रोफेसर साहब, एक कदम आगे बढ़ गए। आपका जो दोष आप लगा रहे हो, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि चलो पहले पर्ची और खर्ची चली, भ्रष्टाचार चला, लेकिन नौकरी के लिए चला। आप तो पेपर के लिए ही ले रहे हो, आप तो पेपर ही करवा रहे हो, पेपर में ही आप पैसा ले रहे हो। अरे उसको नौकरी की भी गारंटी नहीं है, सिर्फ पेपर करते हुए 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए आप लोगों ने लेने शुरू कर दिए। तुम तो सबसे आगे निकल गए, सबसे आगे जाकर के। ऐसा भ्रष्टाचार नौकरी के लिए तो सुना था, पेपर के लिए तो पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे तो इतना दुख हो रहा है कि ये मेरा हरियाणा कहाँ जा रहा है। मनोहर लाल जी, मेरे हरियाणा प्रदेश को कहाँ लेकर के जाओगे?
आपने इतने सारे रोजगार देने की बातें की थी, बाकी इतने सारे मुद्दे छोड़िए, कम से कम ये परीक्षा में जो लोग जाते हैं नहीं, बहुत जरूरी है विजन जी, क्योंकि कोई भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है, समय पैसा सबकी बर्बादी, और फिर बच्चों का भविष्य ही अगर इंश्योर ना हो रहा तो सवाल बनता है इस पर। मैं इसका जवाब जरूर लूंगा विजन जी, मैं वीरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मलकानिया जी का एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं। मलकानिया जी, कुछ बदला है क्या? क्योंकि सत्ता बदली है, पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी, ये भी बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल इसी बात का है कि पेपर तो लीक हो रहा है, बच्चों के सामने भी बड़े सवाल हैं। कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? क्या बदलता हुआ आपको नजर आया? केसी मलकानिया जी, एक रिएक्शन आपका। आयुष जी कहते हैं बोतल तो वही है, शराब जो है उसमें बदल दी गई है या कर दिया गया है। जो सरकार बदली है उसने ठीक है पर्ची खर्ची बंद की होगी, काफी कुछ बदला है, परंतु पहले भाई भतीजा बात कहते थे, भाई भतीजा बात चल रहा है, लिस्टें बदली जाती थी, उनकी सजा भी उसमें भी सजा होती रही, जेल में भी गए लोग। परंतु अब जो ट्रेंड है, जो पर्चा लीक हो जाता है, तो एक स्टूडेंट पहले कितनी तैयारी करता है, उसे पता है कि कंपटीशन है और कंपटीशन के हिसाब से वो तैयारी करता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग के लिए भी जाता है, सारा कुछ करता है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर पर्चा लीक हो जाए, कई बार तो पर्चा लीक हो जाता है तो पता ही लगता, पर्चा देकर आ जाता है, उसके बाद पता लगता है कि पर्चा लीक हो और पेपर रद्द कर दिया गया। तो कई बार अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, ये पेपर लीक ही हो गया था, और कोर्ट में कई साल केस लटकते रहते हैं, और जो बेरोजगार युवक हैं वो कोर्टों के चक्कर खाते रहते हैं, कभी धरना देते हैं, कहीं आंदोलन करते हैं। तो ये बड़ी खेद की बात है कि हमारा युवक जो है उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो पेपर की लीकेज होती है उसको बंद किया जाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा दंडित किया जाए और ऐसे गिरोहों पे नकेल लगाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कार्य कोई कर ना सके। उन्हें इस तरह से दंडित किया जाए जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो। अगर ऐसी तरह पेपर लीक होते रहे और बार बार ये चलते रहे, बार बार पेपर देना पड़ते रहे, तो हमारे युवकों को जो भविष्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस लीकेज को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी हमारे युवकों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। वीरेंद्र जी, जवाब दें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक वो शेर आपने भी सुना होगा, सबने सुना है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके महिमा सिंह जी के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता था कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि तेरा दामन धुला है क्या। हम पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में ऐसा कैसे होता था कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के परिवार का सदस्य, हुड्डा साहब के रिश्तेदार, मंत्रियों के रिश्तेदार वे सीधे एचसीएस बन जाते थे। ये 150 भर्ती करते तो 60 ऐसे नाम होते थे जिनके बारे में पहले ही दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बता देते थे अखबार में। शायद इंडियन नेशनल लोकल ने ऐसा किया था कि इनकी पक्की भर्ती होगी, और वे के वे लिस्ट में फिर नाम आ जाया करते। तो जिनका इतिहास इतना कालिक भरा रहा हो, काला रहा हो, उनको सब काला काला दिखता है, ये तो बीमारी हो सकती है। लेकिन उनको स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी कालिक आखिर उन्होंने कौन से कोयला बाजार से खरीदी थी, इसके पीछे क्या खेल था। लेकिन अच्छा लगा मुझे जब महिमा सिंह जी ने कहा कि साहब लगता है पर्ची खर्ची का तरीका बदल दिया। अर्थात महिमा सिंह जी ने मान लिया कि पर्ची खर्ची तो इनके यहाँ होती थी और अब हमने कोई तरीका बदल दिया है। मैं पहले कह चुका हूं, पर्ची खर्ची जो चलती थी महिमा सिंह जी के राज में, उसको हमने बंद किया है, और उसको बंद करने का परिणाम ये हुआ है कि अब इन दुष्टों के पास जो गोरख धंधा करते हैं नौकरियों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनके पास एक ऑप्शन बचा कि भाई पर्चा किसी तरह से लीक करा दो। अब मैं पहले कह चुका हूं कि इस तरह के गिरोह शैतानों के हमेशा सक्रिय रहे हैं और उनके साथ शासन का, प्रशासन का, सरकार का लुका छिपी का खेल चलता रहता है। जब जब सामने आते हैं, जब जब कहीं दिखते हैं, उनको धर दबोचा जाता है। हमारी सरकार ने एक भी ऐसी भर्ती जिस पर कहीं जरा सा भी लगा कि कहीं कुछ लीकेज जैसी बात है
या कोई सवाल है तो हमने उसको रद्द करने में देरी नहीं की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम साफ सुथरी भर्ती के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं, दोनों प्रवक्ताओं की इस बात से मैं सहमत हूं कि जब कोई परीक्षार्थी और जब लाखों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, उनको दोबारा किसी भी कारण से परीक्षा देनी पड़े तो कष्ट होता है, परंतु ये कष्ट उस कष्ट से बहुत कम है जब ये पता चलता था पिछली सरकारों के राज में कि अलमारी तोड़कर लिस्ट ही बदल डाली, और वो मामला जब चला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। देश की अदालत ने प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को सजा दी और वो जेल काट कर आए हैं। अब हम पर सवाल उठा रहे हैं विजेंद्र जी कौन सी पार्टी के प्रतिनिधि हैं? संभवतः इंडियन नेशनल लोकदल के होंगे, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया ठीक से। अगर विजेंद्र जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधि हैं तो विजेंद्र जी से तो ये सवाल बनता है कि आपको ये सवाल पूछने का हक है क्या? आप तो अपने सजा काट चुके पूर्व मुख्यमंत्री के बचाव में खड़े रहे, अदालत से सजा होने के बाद भी कहते रहे उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। और तो और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह ये कहते प्रदेश में खुले में सुने गए, रिकॉर्ड पर है कि मारा राज आवेगा तो ये सारी मेरिट फाड़ के फेंक देंगे, जोड़ में फेंक देंगे मेरिट में। तो ये मेरिट के हत्यारे लोग, सजा काटने वाले लोग, सजा प्राप्त लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने किसी भी गड़बड़ी के संदेह मात्र पर भी। चलिए वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर के आपने दोनों ही पार्टियों के लिए सवाल खड़े कर दिए। अब ये दोनों पार्टियों से मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं इनसे भी ये जानना चाहता हूं। प्रवीण जी, पेपर लीक हो रहा है, एक तो आप लोगों की जो तमाम मेहनत है वो तो जाया होती ही है, फाइनेंशियली भी आप लोगों को उसका ऊपर जो इफेक्ट है वो हम लोग भी देखते हैं, लेकिन क्या वाकई में जो पारदर्शी परीक्षाओं की बात हो रही है या पर्ची और पर्ची दोनों बंद हो गई, ऐसा लग रहा है कि माहौल बन पाया है? कैसे देख पा रहे हैं? आपका एक रिएक्शन मैं इस पर जरूर चाहूंगा। ये जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, क्या भुगतना पड़ता है आप लोगों को? प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर जी। प्रवीण, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या समस्या आपके सामने आती है और किस तरीके से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? क्या लग रहा है पर्ची खर्ची बंद हुई है? जी नहीं, बिल्कुल सर, जो हम देख रहे हैं हालात इसको देखते हो तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पर्ची और खर्ची बंद हुई है। ये तो धड़ल्ले से चल रही है सर, बिल्कुल। और जो भी बच्चा, ये लगा लो कि ये दिहाड़ी करके मजदूरी करके जा रहा है वहाँ पे अपना टाइम निकाल के, और उसके बावजूद उसको मिलती क्या है वहाँ पे? वो पेपर दे के निकल रहा है वहाँ से, निराशा उसके हाथ लग रही है, उसकी एज निकलती जा रही है, तो उसको हाथ क्या लग रहा है सर? निराशा ही। वो समय तो वापस नहीं आएगा ना सर, जो खराब हो चुका है। मैं प्रवीण भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। ये सब प्रवीण भाई ये बताइए, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई एमएलए ऐसा कहते मिला कि भाई इतने पैसे दे दे तेरी भर्ती करवा दूंगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारा कोई नेता, हमारा कोई कार्यकर्ता ये कह नहीं सकता, क्योंकि हमने चोरी के दरवाजे प्रवीण भाई बंद कर दिए। अब रही पेपर लीक करने वालों की बात, मेरे को ये बताओ कि चोर कभी कोई युग ऐसा है क्या जब चोर नहीं रहे? हमने चोर छोड़ दिए हों, हमने चोरों का लठ ना मारे हों, हमने चोर जेल में ना बेचे हों, तो राजा का शासक का दोष है। चोर तो हम हर युग में रहे हैं, आइए मिलकर के चोरों से लड़ें, ना तो पैसे मांगने वाले को पैसे ठीक है, एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवीण जी, ना पर्चे लीक करने वालों पर विश्वास करें, और कोई लीक करे तो पकड़वाएं। ठीक है, चलिए प्रवीण जी सर। प्रवीण जवाब दे दें वीरेंद्र जी की बात का। सर बिल्कुल, आप ये जो बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी नेता ने ना लिया हो, लेकिन प्रशासन का इस पे रोकथाम भी तो कुछ नहीं है प्रशासन के ऊपर। जो एसएससी के ऊपर, सिक्रेसी के ऊपर इतना मोटा बजट, करोड़ों में बजट होता है कि सिक्रेसी के लिए, तो कहाँ पे वो सिक्रेसी पेपर की? कोई भी वो तो दिखाई नहीं दे रही है सिक्रेसी। उस पर मेरा जवाब बिल्कुल प्रवीण, ये सवाल उठा अभी इस चर्चा के अंदर। महिमा जी आप जवाब दें। ये करोड़ों का खर्चा है सर ये। आयुष जी, वो जो शेर का जिक्र किया था भाजपा प्रतिनिधि ने शुरुआत में कि इधर उधर की ना बात है, मुझे ताज्जुब ये है कि खुद ऐसी बात करके और वो शुरुआत से अब तक इधर उधर की बातें कर एक ही बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, इतनी बार ऐसा हुआ है। काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी।
नहीं करने की शुरू से कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि 25 करोड़ का बजट गोपनीयता के लिए नियमित किया गया है। इस परीक्षा के जो लीक हुआ है उसके माध्यम से हर 5वां हरियाणवी परिवार प्रभावित हुआ है। 8,39,000 युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए दरखास्त दे रखी थी। तो इसके लिए कौन जवाबदार है? क्या इस बात का जवाब दे देंगे भाजपा प्रतिनिधि कि 2005 के यूपी के सीजीटी पेपर के बाद क्यों पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के लिए दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? खाने को छल्ला पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए? ये कहाँ से रिलेटेड है कांस्टेबल की भर्तियों के लिए? 28वीं बार पेपर लीक माफिया ने सफेद पोशों और आला अधिकारियों की मदद से, उनकी मदद के बिना नहीं हो सकता था, ये पेपर लीक किया, उसको 12 से लेकर 18 लाख के बीच तक उसको बेचा। ये सारी बात मीडिया ने सामने लाके रख दी। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाब क्या यही बोल करके देंगे कि चौटाला साहब ने क्या किया था या किसी और ने क्या किया था? ये आज अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेंगे या काउंटर अटैक ही करते रहेंगे? इन सारी बातों का जवाब कौन देगा? इन सारी बातों का जवाब कौन देगा कि 28वीं बार ये हुआ है? इस पर सब एक्शन लेने वाले हैं। जो एचपीएस की भर्तियों में हुआ था या जो ऑनलाइन भर्तियों में हुआ था, हमें बहुत खुशी होगी यदि यहाँ पर बिना काउंटर अटैक के मिल जाएगा। ठीक है विजेंद्र जी, आपको तो सवाल उठाने का ही अधिकार नहीं है। आपकी तो बात को ही खारिज कर दिया। मैं चाह रहा हूँ जवाब बात कर रहे हैं। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर साहब को कि इन्होंने कहा कि इनेलो ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया और हम ये कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रोफेसर साहब शायद आपको भी इस बात तक का नॉलेज ना पहुंचा हो, आपके पास इस बात का ज्ञान, ये कंपटीशन लगा लिया कि हम इनेलो और कांग्रेस से कुछ फालतू करके दिखाएंगे। जितना तुमने पर्ची खर्ची चलाई उसका दुगुना तिगुना हम करके दिखाएंगे। और ये तो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम तो नौकरी में पर्ची खर्ची लेते थे, हम तो पेपर में ही लेके दिखाएंगे। क्या आपने ये कंपटीशन लगा दिया था? भाई साहब, आपका शासन है, 7 साल से हरियाणा प्रदेश में राज कर रहे हो। हर साल 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा करने वाले पेपर तक को लीक करवा रहे हो। पेपर तक जो ना बेचा जा रहा है आपके राज्य में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने निष्पक्ष नौकरियां दी। अगर उसमें ज्यादा गड़बड़ी तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पर्ची खर्ची का दौर था आपके समय और नौकरी कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, उनको इंक्रीमेंट लग रहे हैं लगातार उनको? बिल्कुल, ये तो एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र चलो महिमा जी ने रचवाया, कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को अंदर भिजवाने का काम कर दिया। बिल्कुल निष्पक्ष नौकरियां चौटाला साहब ने दी और आगे भी निष्पक्ष देंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप बुद्धिजीवी आदमी हो, प्रोफेसर का पद बहुत बड़ा होता है, आप सच्चाई को माने और बुद्धिजीवी व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो सच्चाई को मान ले। 28 बार पेपर लीक होना सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रोफेसर साहब, आपने अभी कहा कि हम इन चोरों को पकड़ेंगे, इन चोरों को सजा दिलवाने के काम करेंगे। पहली बार पेपर लीक हुआ, कितने चोरों को सजा दी? दूसरी बार हुआ, कितने चोरों को सजा दी? तीसरी बार हुआ, कितनी बार को दी? 28 बार हो चुका है। इतना और इंतजार आप करना चाहते हैं? प्रदेश की जनता को बता दो कि 50 बार जब तक पेपर लीक आउट होगा उसके बाद हम इनको रोकना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। अगर 28 बार हो रहा हो और सीक्रेसी के ऊपर अलग से बजट आप लोग रख रहे हो, उसके बाद भी लीक हो जा रहा हो, तो लीकेज को रोकने के लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक, ये रट लगा देना कि 28वीं बार पेपर लीक हो रहा, ये जानकारी का अभाव प्रदर्शित करता है। लीक होने की बात तो 28 के बजाय 56 बार भी उछल सकती है, लेकिन कोई पर्चा क्यों नहीं? रुक जाओ विजेंद्र जी, मैंने कह रहा हूं, मेरी बात पूरी हो रही है, फिर कहते पेपर लीक हो गया रहे, चोर आ गया रहे, भेड़िया आ गया रहे, यो रुका तो 56 के बजाय 156 पर मार्च सके। पर पेपर लीक होने की घटनाएं 2-3 बार से अधिक की नहीं है और जो है वो रिकॉर्ड पर है। ना मैं उनको डिनाई कर सकता और ना आप उनसे ज्यादा बता सकते। अब सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुआ हमने क्या किया? जब पेपर लीक हुआ
अगर हम पेपर लीक करने वाले या गिरोहबाजों के, चोरों के, डकैतों के साथ होते तो हम पर्चे लीक नहीं करते, किसी को पकड़ते नहीं, किसी को जेल में नहीं डालते, किसी पर मुकदमा नहीं होने देते। हर मामले में पुलिस ने और संबंधित विभाग ने जांच की प्रक्रिया शुरू की, मुकदमे चल रहे हैं, लोग जेलों में हैं। जिन्होंने अपराध किया वे भारत की कानून व्यवस्था का रास्ता उस पर चलते हुए, चाहे उनके रास्ते में कांडे आओ, चाहे आग के अंगारे आओ, उन्हें सजा काटनी पड़ेगी। दोष जो कर रखा है, जो अपराध कर रखा है, उसकी सजा उन्हें मिलेगी। इस बात का विश्वास रखिए। और महिमा सिंह जी को भी तो मैं यूं कहूंगा, सिर्फ उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। महिमा जी, आप तो किसी भी बात से संतुष्ट होने वाली नहीं है। गलती से सीबीआई भी मान लो इस मामले में आ जाए जांच करने के लिए, कभी सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो सीबीआई जांच भी करा सकती है। आपकी सरकार भी कराती रही है, हमारी सरकार भी कराती रही है, लेकिन आप तो सीबीआई को तोता कह के खड़े हो जाओगे। माने जब सीबीआई आपके नेताओं के खिलाफ जांच करना शुरू करती है तो आपके नेता, आपके प्रवक्ता, चाहे वो केंद्र के हो चाहे वो राज्य के हो, वो सीबीआई को सरकारी तोता कह करके सीबीआई से भी पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस को संतुष्ट करना हमारी कतई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनको किसी हाल में मानना ही नहीं है। नहीं वीरेंद्र जी, आप कांग्रेस को मत संतुष्ट करिए, आप केवल स्टूडेंट को संतुष्ट करिए। स्टूडेंट बस संतुष्ट हो जाए और वो इंश्योर हो जाए कि 28 के बाद 29 ना हो, और 29 के बाद फिर 30 ना हो, 31 ना हो, 32 ना हो, बस वो यही चाहता है। केसी मलकानिया जी, सीक्रेसी के ऊपर भी पैसा खर्च हो रहा हो, सरकार ये भी कह रही हो कि हम बहुत गंभीर हैं, हम एक्शन भी ले रहे हैं, लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका रिजल्ट क्यों नजर नहीं आ रहा है? केसी मलकानिया जी, देखो आयुष जी, ये बात बड़ी क्लियर है कि पेपर लीक हो रहे हैं और इसको रोका भी जा सकता है। कोई पेपर सेट में करता है, किसी के पास पेपर किसी के कंट्रोल में भी होता है, उसको लॉकर में भी रखता है, लॉकर से पेपर बाहर जाता है, लीक होता है। और लीक एक जगह नहीं होता, उसके दाम लगते हैं और आगे से आगे व्हाट्सएप पे पेपर जाता है। तो हम उस चैनल को तो रोक सकते हैं, जिसने पेपर सेट किया उसको पकड़ सकते हैं, अगर उससे बाद आगे से लीक हुआ उसको पकड़ सकते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर पेपर लीक हो गया हमने उसको सजा दे दी, ठीक है, पर्ची खर्ची खत्म हो गई, ये भी मान लेते हैं। मनोहर लाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है, परंतु ब्यूरोक्रेसी भी है, बहुत सारे बोर्ड और कारपोरेशन भी हैं जिनमें कई साल चुनाव नहीं होते, नॉमिनेटेड बंदे आते हैं। और मुझे ताजा एक उदाहरण है कि एक चेयरमैन ने कहा कि हमने भी अपने बंदे को एडजस्ट करना होता है। तो ऐसी बातें होती हैं और हो रही हैं, उनको अपॉइंटमेंट अपने बंदों को करते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों में तो जो एग्जाम होते हैं और इंटरव्यू होते हैं, वहां पेपर लीक होना बहुत गलत बात है। उसको पेपर सेटिंग से लेकर और उसको लॉकर में रखकर और एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने तक पूरी कड़ाई बरती जानी चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, उन्हें एक बार, दो बार, तीन बार अगर पेपर देना पड़े तो आने जाने का खर्चा भी लगता है, पढ़ाई का खर्चा भी लगता है, और उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उनका भविष्य अंधकार होता है, मैं हो जाता है। कोर्टों में केस लटकते रहते हैं। हम रोज देख रहे हैं कि कोई दिहाड़ीदार हड़ताल पे बैठा है, कोई टीचर नारे मुजारे कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी पारदर्शिता चाहिए कि जो पेपर है उसकी लीकेज पहले बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी हमें चैनल बरतना पड़े उसे बरतें और इस लीकेज को बंद करें। चलिए, प्रवीण कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण। हाँ जी सर, मैं ये सर ने अभी जो बीजेपी से हमारे नेताजी हैं, उन्होंने अभी कुछ मुद्दे अभी कहा था कि इसमें हमारे नेता इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी। उन्होंने बताया कि नेता इन्वॉल्व नहीं है। चलो हम मानते हैं अभी नेता इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पूरी मेजोरिटी है सत्ता में, तो नकली भी सर क्या करती हुई है। और मैं तो सिर्फ एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। सेंटर पे सर मेरा पेपर था ना, वहाँ पे मेरे साथ में एक कैंडिडेट था लड़का, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई हमारा तो पेपर हो गया, हम तो ज्वाइनिंग करेंगे और सारा तो जगह उठाऊंगा। मैं उत्तर दे दूं जी? ठीक है। हाँ देखिए, मैं सिर्फ एक बात बहुत विनम्रता के साथ प्रदेश के नौजवानों को संबोधित होकर कहना चाहता हूं कि इस सरकार की विशिष्टता यही है कि ये सरकार
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के लिए हर संभव उपाय कर रही है। ये उपायों के परिणाम इस बात से सामने आएंगे कि आप अपने गांव, गली, मोहल्ले में जिनकी सरकारी नौकरियां लगी हैं, आप मेरी बात पर यकीन ना करें, जिनकी सरकारी नौकरियां लगी हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने कहीं कोई पर्ची खर्ची का रास्ता अपनाया या परिश्रम के दम पर वो सेलेक्ट हुए। आपको सब लोग ये कहते मिलेंगे, दावे के साथ कहते मिलेंगे कि उन्होंने अगर चोरी का रास्ता कोई ढूंढा भी तो वो मिला नहीं। रही बात फर्जी गिरोहों की, ऐसे गिरोह हमेशा सक्रिय रहते हैं जो मौके की ताक में रहते हैं, भोले भाले विद्यार्थियों को ये गुमराह करके कि मैं तेरा करवा दूंगा, मेरे से इतने दे दे, मैं खाली फलाना OMR शीट भराइए तेरा करवा दूंगा, इतने पैसे दे दे। ऐसे छलिया लोग हर युग में हर सरकार के चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, अब वो किसी भी युग में रहे हो, लेकिन आपके युग में कम से कम आप उनको रोक पाए, मैं उम्मीद इतनी आपसे जरूर कर सकता हूं, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सीधा मामला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय निकाला, आप लोगों ने आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि एक के बाद एक अगर ये पर्चे लीक हो रहे हो तो सवाल सरकार के ऊपर भी है और सवाल इस बात का भी है कि आखिर इसको रोक पाने में नाकामयाबी क्यों अभी तक नजर आ रही है और उसको कैसे रोकेंगे, ये सवाल अभी भी बड़ा बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।